हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के मॉडल पेपर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाला हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर एक मॉडल पेपर को मैं 2 पार्ट में कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये चौथे मॉडल पेपर का पार्ट 1 है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नीली हरी शैवाल भी कहते हैं। नीली हरी शैवाल मतलब क्या हुआ? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किसको कहते हैं? यू बैक्टीरिया को, एक्टिनोमाइसीट्स को, या आर्की बैक्टीरिया को, या फिर साइनोबैक्टीरिया को। तो आपको पता होना चाहिए जो नीली हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये एक्चुअली कोई एल्गी है नहीं, ये एक्चुअली क्या है? बैक्टीरिया है, जो कि मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। किस किंगडम से बिलोंग करता है? मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। और ब्लू ग्रीन एल्गी कौन है? साइनोबैक्टीरिया है। क्या है? साइनोबैक्टीरिया है, याद रखिएगा। तो निम्न में से किसे नीली हरी शैवाल कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया का कहते हैं। और साइनोबैक्टीरिया एक्चुअली में कोई शैवाल नहीं है, इसका नाम होता है नीली हरी शैवाल, लेकिन है एक्चुअली ये बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, गोल्जी काय के प्रमुख घटक हैं। गोल्जी बॉडी का जो प्रमुख घटक है वो कौन कौन सा? चैप्टी नलिकाएं, जी हाँ, ल्यूमन को कहते हैं, तो पाया जाता है इस तरीके से नलिका। फिर साइड में सिस्टर्नी भी पाया जाता है, तो उसी को हम लोग नलिकाएं कहते हैं, सिस्टर्नी भी है। पुटिकाएं यानी वेसिकल्स, तो वेसिकल्स भी पाया जाता है, छोटे छोटे पुटिकाएं। तो आपका ये सभी पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है? बताइए कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है? कवक। स्वपोषी किसको कहते हैं? जो ऑटोट्रॉपिक होता है, जिसमें कि क्लोरोफिल उपस्थित है और वो क्लोरोफिल के उपस्थित है और वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुद का खाना खुद से बना ले, उसे हम लोग स्वपोषी के अंतर्गत रखते हैं। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी नहीं है? स्वपोषी नहीं है, तो बताइए कौन है? कवक, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास या नीम। तो आपका स्वपोषी जो नहीं है वो आपका क्या हो जाएगा? कवक, क्योंकि कवक में ये देखिए आपको दिख रहा होगा, कवक में किसी प्रकार का कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हेट्रोट्रोपिक होता है और हेट्रोट्रोपिक में भी क्या होता है? सैप्रोफिटिक होता है, जो सड़े गले चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे कि यूग्लिना आपको ये हो गया, इसमें भी हरा हरा दिख रहा होगा, जो कि क्लोरोफिल है, जो कि खाना बना सकता है। ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है और प्रोटिस्टा होता है। क्या होता है? प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, चलिए अब क्लेमाइडोमोनास जो है ये यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है। क्या है? यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी, मतलब समझ रहे हैं ना, हरित शैवाल है, एक कोशिकीय हरित शैवाल। और नीम का पौधा तो आप जान ही रहे, तो इस सब में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? स्वपोषी है। लेकिन कवक स्वपोषी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है? बताइए एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है? तो श्वसन गुणांक अर्थात आरक्यू, आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी कोसेंट। और रेस्पिरेटरी कोसेंट का क्वेश्चन हमने अच्छे से करवाया हुआ है आपको ऐप पर, जहाँ पे कि आपको पढ़ाए थे कि रेस्पिरेटरी कोसेंट जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो पौधे में होता है उसमें वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 बाहर निकला बट कितना O2 कंज्यूम हुआ। जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देख लीजिए, जब ग्लूकोज टूटता है 6 O2 लगता है और 6 CO2 बाहर निकलता है और 6 वाटर बनता है। तो इसका आरक्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका आरक्यू निकालने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला? तो 6, तो 6 ऊपर हो जाएगा। कितना ऑक्सीजन यूज हुआ? तो 6, तो 6 नीचे लिख देंगे। तो 6/6 क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू होगा वो कितना होगा? 1 होगा। कार्बोहाइड्रेट का जो आरक्यू यानी रेस्पिरेटरी कोसेंट होगा वो कितना होगा? 1 होगा। उसी तरीके से फैट का, तो सारे का तो रिएक्शन आपको याद नहीं है, सीधा 3 चीज याद रखिएगा। एक किसका होता है, एक से ज्यादा किसका होता है, और एक से कम किसका होता है। यही 3 चीज अक्सर पूछा जाता है। तो पक्का पक्की एक किसका होता है बच्चा? कार्बोहाइड्रेट का होता है। और एक से कम किसका किसका होता है? फैट और प्रोटीन का। देखिए फैट का ऑलमोस्ट 0.7 होता है और प्रोटीन का 0.9 होता है। तो फैट और प्रोटीन का एक से कम, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, और एक से ज्यादा होता है ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल का। किसका? कार्बनिक अम्ल का 1.33। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन मिलेंगे आगे चल के। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पक्का पक्की कार्बोहाइड्रेट, एक से कम वसा और प्रोटीन का, एक से ज्यादा तो आपका हो जाएगा क्या? ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल का। तो एक से कम श्वसन गुणांक किसका हो जाएगा? तो एक से कम वसा और प्रोटीन का होता है। प्रोटीन है नहीं ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा वसा का। ठीक है, नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, दूध का दही में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है? तो दूध से दही में तो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लैक्टोबैसिलस आंसर कर देंगे, लेकिन लैक्टोबैसिलस तो होता है, ये साथ साथ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी होता है। क्योंकि लैक्टोबैसिलस को प्रॉपर्ली ग्रो करने के लिए, है ना, जो दूध में डाला जाता है जोरन,
वो प्रॉपरली ग्रो करने के लिए स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस बैक्टीरिया भी जरूरत है, ताकि ऑप्टिमम टेम्परेचर मेंटेन कर सके। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी रहा तो आंसर डी जाएगा, यानी बी एवं सी दोनों। ठीक है, बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में अनावृत बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजी मतलब क्या हुआ, जिम्नोस्पर्म को कहाँ स्थान दिया गया था, तो इसको कहाँ स्थान दिया गया था, द्विबीजपत्री से पहले, एक बीजपत्री के बाद नहीं, तो द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री के बीच में, यस, आपको इस दोनों के बीच में रखा गया था, मोनोकोट और डाइकोट, डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रख दिया गया था किसको, जिम्नोस्पर्म को। ठीक है, नेक्स्ट है इकोटोन है। इकोटोन क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा होगा, एक तरफ देखिए एक्वेटिक इकोसिस्टम है जो जलीय है, एक है लैंड इकोसिस्टम मान लीजिए। ठीक है, तो अब लैंड इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम जहाँ पे मैच कर रहा है, जहाँ पे एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो उस जगह को हम लोग इकोटोन कहते हैं। तो जब दो समुदायों का मिश्रण होता है तो एक जगह को उसको इकोटोन कहते हैं। तो प्रदूषित क्षेत्र है ना जी, किसी झील का तल नहीं जी, दो समुदायों का सम्मिश्रण स्थल, यस, जहाँ पे दो समुदायों का सम्मिश्रण स्थल हो उसी को हम लोग इकोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है क्योंकि, ऊपरी मृदा जो होती है ऊपर वाला मिट्टी, उसका रंग गहरा होता है, क्यों, उसका रंग गहरा इसलिए होता है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है आपका ज्यादा पाया जाता है ऊपरी मृदा में। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मिट्टी कोट रहे होते हैं तो नीचे की ओर जाएंगे तो लाल मिट्टी दिखता है, ऊपर की ओर ऑर्गेनिक मतलब बड़ा काला टाइप का गाढ़ा मिट्टी होता है, क्योंकि उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस का डेफिनेशन ही हुई है कि डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन सॉइल, जो कि सॉइल में अपघटित होया हुआ कार्बनिक पदार्थ है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। तो वही चीजें हैं कि कार्बनिक पदार्थ की अधिकता के कारण उसका रंग ऊपर में गहरा होता है। जैव मंडल क्या है, जैव मंडल का मतलब क्या होता है बताइए, बायोस्फीयर क्या होता है, तो पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उसका पर्यावरण से क्या क्या संबंध है, वही चीजें तो बायोस्फीयर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। वायुमंडल में वायु की सामान्य संरचना में O2 की कितनी मात्रा होती है, तो 3 गैस का जरूर याद रखिएगा, एक O2 का आपको पता होना चाहिए, एक N2 का पता होना चाहिए, दूसरा CO2 का पता होना चाहिए। तो O2 का कितना होता है 21%, O2 का कितना होता है 21%, N2 का कितना होता है 78% और CO2 का कितना होता है 0.03%। ठीक है, 0.03%। ठीक है, तो वायुमंडल में वायु की सामान्य संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है बच्चा, तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो 21% होती है। कितनी होती है, 21% होती है। ठीक है, नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है, 5 जगत वर्गीकरण यानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था। तो 5 किंगडम में आता कौन कौन सा किंगडम था, तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 किया गया है, लेकिन मैं कहूंगा इधर से नंबरिंग नहीं होगा, उल्टा नंबरिंग कीजिए। 1 नंबर पे ये आया, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये, सबसे लास्ट में नहीं बोला ना निम्नलिखित किंगडम। पहला है आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटेई, पांचवा एनिमेलिया। तो 5 किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन दिया था वो R.H. विटेकर ने दिया था। किसने दिया था, R.H. विटेकर ने, और वो विटेकर का ऑप्शन बी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है पसीने, लार व आंसुओं में उपस्थित लयनकाई किसे नष्ट कर सकता है, जो आपका पसीना, लार, आंसू ये सब है ना, कहता है बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट कर सकता है। तो क्या सभी विषाणुओं को भी नष्ट कर देता है, तो ऐसा रहता तो कोरोना वायरस को भगाने के लिए हम लोग सबको आंसू या लार पिलाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ जीवाणुओं को, यस, कुछ सारे जीवाणुओं को भी नहीं, कुछ जीवाणुओं को नष्ट करने का क्षमता रखता है। कौन, पसीना, लार, आंसू, ये सब चीजें। सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं तो क्या कहलाती है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी फॉर्मेशन कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे भ्रूण है, भ्रूण को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट को 8 से 16 स्टेज में यदि हम लोग फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसके अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो ZIFT कहलाता है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। याद रखिएगा क्या होता है, जिफ्ट, ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा। यही अगर GIFT की बात करेंगे तो GIFT में क्या होता है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। जैसे कि आपको फर्टिलाइजेशन बाहर नहीं कराना है, मान लीजिए कि मेल का स्पर्म में ही कोई प्रॉब्लम है, स्पर्म नहीं बन पा रहा है या फिर इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो उसका स्पर्म लेकर के फीमेल के यूट्राइन ट्रैक्ट, फीमेल के यूट्रस में डाल देते हैं। तो डायरेक्ट गैमीट अगर डालेंगे तो GIFT हो जाएगा, है ना। यही अगर 8 से 16 स्टेज की जगह पे आप 16 से 32 वाले स्टेज में डालते हैं तो उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं डालते, उसको यूट्रस में डालते हैं, तो IUT हो जाता है।
इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक रोग है। हीमोफीलिया एक रोग है, कैसा? तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। याद रखिएगा, इसको हम लोग राजशाही बीमारी या रॉयल डिजीज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को भी यह बीमारी थी, वो इस बीमारी की कैरियर थी, उनके परिवार में भी इस तरीके का बीमारी फैला हुआ था, इसलिए इसे रॉयल डिजीज कहते हैं। और इस बीमारी में क्या होता है, जो आपका क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि अगर आपको छोटा सा भी कट लगेगा तो बहुत ज्यादा ब्लडिंग होगा, ठीक है, वही हीमोफीलिया कहलाता है। जब कार्बनिक अम्ल श्वसनीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं तो जो आरक्यू का मान क्या होता है? तो अभी हमने बताया था कि आपका जो फैट और प्रोटीन है उसका 1 से कम होगा, कार्बोहाइड्रेट का 1 होगा, और ऑर्गेनिक एसिड यानी कार्बनिक अम्ल का 1 से ज्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? 1 से अधिक, क्योंकि आरक्यू पूछ रहा है ना, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। वही चीजें देखिए, ऑर्गेनिक एसिड का क्या हो जाएगा? 1 से ज्यादा है 1.33, और कार्बोहाइड्रेट का 1 है, फैट प्रोटीन का 1 से कम है। लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पुष्प की संरचनाएं में भाग लेती है। बताइए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन में क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है? सबसे पहले स्टैमेन का जरूरत पड़ेगा, जिसको हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद पोलन सेक का भी जरूरत पड़ेगा, लघु बीजाणुधानी और परागकण। ये सही, पहला ही ऑप्शन सही है, पुंकेसर होता है, लघु बीजाणुधानी होता है और परागकण होता है। नेक्स्ट है वह जीव जो पौधों व जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे जीव जो पौधों में जंतुओं में रोग वगैरह उत्पन्न करें तो उसको हम लोग रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी इंग्लिश में एक और नाम कहते हैं पैथोजेन, है ना। नेक्स्ट है किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से एटीपी बनता है? कौन सा ऐसा है इसमें से ऑप्शन जिसमें कि आपको इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से एटीपी का फॉर्मेशन होता है? तो साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 के बीच में एटीपी प्रवाहित होता है, ठीक है। बाह्य मुकुलन किसमें होता है? तो बाह्य मुकुलन जो होता है बडिंग मेथड, वो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो ए एवं सी आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है विषम युग्मजी प्रकार के युग्मक निम्न में से किस में पादप में होता है? तो हेट्रोगेमेटिक कौन है? तो आपका कारा प्लांट जो होता है हेट्रोगेमेटिक होता है, और यहाँ पे यूलोथ्रिक्स होना चाहिए था। यूलोथ्रिक्स वगैरह और क्लेमाइडोमोनास एस्पार वगैरह ये होमोगैमस होता है, लेकिन ये हेट्रोगैमस होता है, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको, आज रात वाले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चंस मिल जाएगा। उसके बाद अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम वगैरह ठीक ठाक से दीजिए, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मस्ती से दीजिएगा, अच्छे से एग्जाम नजदीक है, टेस्ट वगैरह देते रहिए उदित फार्मेसी के ऐप पर, और अच्छा होगा, एग्जाम सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।